Jai Hind everyone. In this lecture we will talk about the preamble to the Constitution of India. After preamble we will do union and its territory. Then we will do citizenship. Then we will do the fundamental rights. And after fundamental rights we will conclude this lecture. So we are going to do these many topics in this lecture. Number 1, we will talk about the preamble. The American Constitution is first to begin with the preamble. Always remember this. Preamble is the introduction or the preface to the Constitution. जो पलखी वाला थे, नानी पलखी वाला, उनने preamble को identity card of the Constitution कहा था. ठीक है. The preamble is based on the objectives resolution which was moved by in the Constitutional Assembly, adopted in the Constitutional Assembly and moved by Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में कुछ चीज़ें ऐड हुई थी प्रियम्बल में, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी. यस, अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट बिलोंग्स टू द प्रियम्बल. बिल्कुल ठीक है. प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. कुछ केसेस भी अभी अपन पढ़ेंगे. सबसे पहले कीवर्ड समझ लेते हैं, है ना. सबसे पहला कीवर्ड है सॉवरेन. इंडिया इज इंडिपेंडेंट, नो अथॉरिटीज अबव इट. ऑलराइट. दूसरा कीवर्ड क्या है अपना? दूसरा कीवर्ड है सोशलिस्ट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एम्फसाइज करता है ये कीवर्ड. सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कांग्रेस सेशन ने कब अडॉप्ट किया था? अवधि सेशन में 1955 में. ठीक है. तो सोशलिस्ट. तीसरा आप बताएंगे सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड हुआ था. 25 से 28 आर्टिकल्स इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करता है, एम्बॉडी करता है. ठीक है. चौथा अपना कीवर्ड है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक. ठीक है. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ठीक है. डेमोक्रेटिक मतलब कि it is based on doctrine of popular sovereignty. All right. Indian Parliament provides for representative parliamentary democracy under which executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. ठीक है. Democratic is used in broader sense like social economic democracy. Now we will see another keyword, republic. Republic का मतलब क्या है कि देखो, एक तो मोनार्की होती है, एक रिपब्लिक होता है. रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे कि यूएस है वैसे इंडिया भी एक रिपब्लिक है. ठीक है. जस्टिस, सॉवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ बिलीफ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है. तो रिपब्लिक हो गया. अब देखते हैं जस्टिस. जस्टिस में काफ़ी तरीके की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस इज पॉलिटिकल राइट्स, एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस. इकोनॉमिक जस्टिस हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, अपनी सोशल जस्टिस हो गया इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस हु मस्ट बी डिप्राइव्ड. तो ये 3 सॉर्ट ऑफ जस्टिस हो गई. फिर लिबर्टी. Liberty is absence of restraints. Liberty means absence of restraints on activities of individuals. Equal opportunity for development. Liberty thought हो सकता है, expression हो सकता है, belief का हो सकता है, faith और worship का भी हो सकता है. Liberty is very essential for democracy. Liberty conceived by preamble of fundamental rights is not absolute but qualified. Alright. In brief, liberty is not absolute but qualified. ठीक है. एब्सोल्यूट तो नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी हमने इसको लिया. और इक्वालिटी की बात करें अब अपन, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन. कौन कौन से आर्टिकल्स इसकी बात करेंगे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18. ये राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं. फिर फ्रीडम्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें. अब फ्रेटर्निटी की बात करते हैं. फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सिंगल सिटीजनशिप, आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है कि हार्मनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ विमेन. ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड. ठीक है. तो ये हो गया अपना
various keywords given in the preamble, or what do we call this? Keywords, yes, keywords in the preamble. So we have discussed the preamble. Now let us see the significance. It is very important because Ernst Barker की एक book, Ernst Barker, if I am not wrong, the pronunciation has to be Barker, yes. Ernst Barker की ये बुक थी कि की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें उन्होंने इसकी बात की है कि प्रियम्बल की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रियम्बल क्या है? की नोट है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एम हिदायतुल्लाह ने भी कहा है, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो थे, कि प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए. और बहुत सारे आपको पॉलिटिकल थिंकर्स मिलेंगे जो इसकी बात करेंगे. प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में हम कुछ केसेस को पढ़ते हैं, जैसे बेरूबारी यूनियन केस है, विच सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट said that the preamble shows the general purposes behind several provisions in the constitution. Alright, thus is key to the minds of the makers of the constitution, but Supreme Court opined that preamble is not a part. ये कब कहा? बेरूबारी यूनियन में. बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble is not a part of the constitution of India. Alright, then we will continue. Another case was LIC versus Union of India case. In this LIC, before that we will study the Keshwananda Bharti case, Keshwananda Bharti judgment. In this particular case, basic structure was opined by the Supreme Court of India. This is 1960. This will be 19. Always remember these dates. 1973. ठीक है. हाँ, इसमें बोल दिया प्रियम्बल पार्ट है, और फिर जब अपना LIC ऑफ इंडिया केस आएगा, प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे. ठीक है. 1995 में आएगा LIC ऑफ इंडिया केस. 1995 प्रियम्बल इज व्हाट? द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये 3 केसेस अपन ध्यान में रखेंगे. अच्छा, एक 2 चीज़ें नोट करो. प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर अपॉन द लेजिस्लेचर नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर. ठीक है, कोई सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है, पर कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है. नॉन जस्टिसेबल है. प्रोविजंस नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, अपन ने प्रियम्बल को कंक्लूड कर लिया है. अच्छा, प्रियम्बल को अमेंड करने की बात एक बार देख लेते हैं कि प्रियम्बल भाई आर्टिकल 368 में अमेंड हो सकता है या नहीं. तो फर्स्ट टाइम इन हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस it was heard that preamble cannot be amended as it is not a part of the constitution. But the petitioner contended that the amending power cannot be used to destroy or damage the basic elements, है ना, which are inside in the preamble. पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ preamble तो पार्ट है. तो the court stated that the opinion tendered by it in the बेरूबारी यूनियन केस in this regard was wrong. है ना, preamble तो पार्ट है और preamble amend हो सकता है, subject to condition that no amendment is done to the basic features. In other words, the court said that the basic elements or the fundamental features contained in the preamble cannot be altered under Article 368. आप कुछ भी कर लो, आप इसके तहत ये जो आपका पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, ये आपके बेसिक फीचर्स को नहीं इन्फ्रिंज कर सकता है. बेसिक फीचर्स विल ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट. ऑलराइट, तो एक ही बार अमेंड हुआ है जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जब सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी को ऐड कर दिया गया था. किस किस को ऐड किया गया था? सेक्युलर, 3 वर्ड्स को, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया था. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ऑलराइट, these 3 words. Now we are going to do our next chapter, union and its territory.
See, Article 1 to 4 deal with what? Union and its territory. Article 1 says India, that is Bharat, is a union of states. And territory of India is always greater than Union of India, because Union of India states and this Union and the territory of India as union territories and other acquired states also. ठीक है, तो Article 1 describes India as Bharat is a federation of states. 1 2 3 4. ठीक है, अपन इनको देख लेते सबसे पहले. नेम ऑफ द कंट्री हो गया, टाइप ऑफ पॉलिटी हो गया, कौन-सी फेडरल है. तो अब नेम की बात पे बहस हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भारत रखे या इंडिया रखे. तो मिक्स इंडिया दैट इज भारत अडॉप्ट कर लिया गया और बी आर अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट्स का फ्रेज प्रेफर करा ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इंडियन फेडरेशन is not a result of agreement among states like American Federation, and states have no right to secede from the federation. break away नहीं कर सकती हैं states. तो यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा, इंडिस्ट्रक्टिबल फॉर्म ऑफ यूनियन है. ठीक है, हाँ, नेम्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और टेरिटोरियल एक्सटेंट सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है. कुछ स्पेशल प्रोविजंस पार्ट 21 में कुछ स्टेट्स में अप्लाइड है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका. ठीक है, 5th और 6th schedules be administration of scheduled areas within the states. Territory of India is always a wider expression than the Union of India, because Union of India includes only states and yes, former, which is the territory of India, also includes the union territories. India can acquire foreign territories, secession, occupation और conquest और subjugation, इन सब means के through. अब आर्टिकल 2 की अपन बात करें, आर्टिकल 1 समझ में आ गया. अब आर्टिकल 2 वी आर सीइंग. आर्टिकल 2 में इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस इट थिंक्स फिट. मतलब पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स इन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट. जैसे कि यूनियन टेरिटरी नहीं, जैसे कि सिक्किम स्टेट हो गई. ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर लेना या फिर स्टैब्लिश कर लेना नई स्टेट्स को. ये दो चीज़ें. तीसरा वाला क्या कहता है? तीसरा वाला कहता है कि फॉर्मेशन और चेंजेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल तेलंगाना और रीएडजस्टमेंट. ठीक है, तो आर्टिकल 3 authorizes the parliament to form a new state by separation of existing territories, increase the area of state, diminish the area of state, or alter the boundaries of state, or alter the name of state. all these things. ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहते हैं? अब देखिए, अब आर्टिकल 4 इम्पॉर्टेंट है. आर्टिकल 4 क्या कहते हैं? Laws made under Article 2 and 3 can be passed by simple majority and ordinary legislative process. They shall not be considered as amendments to the Constitution under Article 326. ठीक है, आर्टिकल 326 नहीं, सिंपल मेजॉरिटी ऐसा कहते हैं. 362 लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी. इट इज़ 326 नहीं, सिंपल मेजॉरिटी.
So India, you can see carefully if you distinguish it from other polities like USA. USA is indestructible union. Of indestructible states. But on the other hand, India is indestructible union, yes. Indestructible union, yes. But states are not indestructible. States can be destroyed. Example, Andhra Pradesh, Telangana, all of this है ना destructible states. So is India indestructible union of indestructible states? No, that is false. India, the states can be altered significantly by the union government, by the parliament, and by the, you can say, legislations of executive and the various passage of laws. The things can be amended and new territories can be incorporated into the federal polity. Now let us talk about 100th Constitutional Amendment Act. It was enacted to give effect to certain acquired territories by India and transferred of certain territories to Bangladesh. India transferred what 111 enclaves to Bangladesh, while Bangladesh transferred 51 enclaves to India. In addition, it involved the transfers of adverse possession and demarcation of 6.1 किलोमीटर बॉर्डर स्ट्रेच. अमेंडमेंट चाहिए था इसके लिए 4 स्टेट्स का, असम का, वेस्ट बंगाल का, मेघालय का और त्रिपुरा का. त्रिपुरा का, मेघालय का, असम का और वेस्ट बंगाल का. और यही 4 स्टेट्स हैं जो क्या करती है, बॉर्डर करती है बांग्लादेश को. असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा. राइट. In the first schedule, तो अब इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो था ये रैडक्लिफ अवार्ड के तहत पहले डिटरमाइंड हुआ था, फिर डिस्प्यूट हो गया, तो फिर बैगी अवार्ड आया, फिर नेहरू नून अग्रीमेंट आया. पर इशू रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ बेरूबारी यूनियन वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट. ठीक है, टू कंप्लाई विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द 9th Amendment Act 1960 was passed, and due to the continuous litigation, other political developments at that time could not be notified. So in 1974, agreement between India and Bangladesh concerning the demarcation boundary related matters was signed between both the countries to find a solution to the complex nature of border demarcation involved. फिर उसके बाद प्रोटोकॉल आया और कंसर्न स्टेट अग्रीमेंट्स थे जिसके तहत ये पूरा डिमार्केशन हुआ. और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने लिए बहुत बेंचमार्क बन जाता है. अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि देखो, जो अपना 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो प्रीलिम्स के लिए आप उसके कुछ नोट्स भी बना के रख सकते हो. कुछ चीज़ों को क्योंकि आपको ध्यान में रखना होता है. देखो, सबसे पहले तो ये एक बाउंड्री इशू था. अपन फर्स्ट, थर्ड और 100th को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. इसमें कोई PYQ तो एज सच नहीं है. एक बार छत्तीसगढ़ PCS में क्वेश्चन केम दैट द एनक्लेव्स का ट्रांसफर वाला क्वेश्चन. We will do this. Let us do this. Let us do firstly, एक और बार ये क्वेश्चन आया था वैसे
सी द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट मिल गया था, ये 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2015 का, उसको तो बहुत टाइम का बॉर्डर डिस्प्यूट चला और वो इसके तहत सॉल्व हो पाया. विल डू दिस इन डिटेल. लेट अस डू द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट. सबसे पहले तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन होगा एस के धार का. Look here, evolution of states and UTs. सबसे पहला अपन देखेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन. एस के धार कमीशन. इनने क्या कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे हो सकता है रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हो सकता है. ठीक है. दूसरी चीज़ फिर अपन देखेंगे कि हाँ, मद्रास स्टेट वाला जो डिमांड थी वो स्ट्रेंथन हुई काफ़ी हद तक. जेवीपी कमीशन अपॉइंट हुआ था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाबी सीतारामैया. इसने भी लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया. फिर तीसरा क्या आया, फैजल अली कमीशन. ठीक है. तीसरा क्या है, फैजल अली कमीशन. इसमें फैजल अली थे, के एम पानेकर थे, फैजल अली थे, के एम पानेकर थे और एच एन खुंजरू थे. अब इसमें लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया, पर मतलब बहुत छोटे रूप में. अपन देखते हैं कि बहुत सारी चीज़, वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को तो पूरा रिजेक्ट कर दिया था. बेसिकली प्रेजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया. अब अपन सिटीजनशिप पे आते हैं. सबसे पहले आर्टिकल 5, 6, 7, 8 कर लेते हैं. सिटीजनशिप.